नमस्कार, मैं हूं रीमा सिंह और आप देख रहे हैं मेरे साथ G9 न्यूज। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पूर्व सीएलपी लीडर और मथुरा वृंदावन से 4 बार के विधायक रह चुके प्रदीप माथुर जी। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका चाहिए। आपका भी स्वागत। और मैं समझता हूं कि मथुरा में आने के बाद आप पहला इंटरव्यू मेरा ही ले रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। जी, धन्यवाद G9 का। और G9 जिस तरह से तरक्की कर रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये मथुरा के पटल पे छा जाएगा। सर, मेरा सवाल जो है वो आपसे पहले ये है कि जो यात्रा बनारस से कांग्रेस से आपने जो शुरू करी है, 1000 किलोमीटर की यात्रा है ये, गांधी बनारस से जो शुरू हुई है यात्रा में मथुरा जो पहुंचने वाली है, एक तो उसमें दिग्गज कौन कौन शामिल होंगे, दूसरा उसका उद्देश्य क्या है यात्रा का, क्योंकि ये यात्रा जो है वो 2 अक्टूबर को शुरू हुई है। जी देखिए, ये यात्रा ये कांग्रेस द्वारा प्रायोजित नहीं है। कांग्रेस इसका स्वागत कर रही है मथुरा में। अच्छा। इससे पहले आगरा में स्वागत उनका हुआ। जी। स्थिति क्या है, गांधी फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित ऑर्गेनाइज की हुई यात्रा है। 2 अक्टूबर को ये बनारस से चली है और 1000 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए ये आगरा होते हुए मथुरा जनपद में आज प्रवेश कर रही है। और इसका मथुरा बॉर्डर पे हमारे कांग्रेस के बड़े लोग, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे शिवदत्त चतुर्वेदी, जो कि गांधी विचारधारा के नेता हैं, वो और कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ लोग वहां पे उनको रिसीव करने जा रहे हैं। और स्थिति यह है कि उसके बाद वो पदयात्रा करते हुए उनका स्वागत होगा हिंदुस्तान इंजीनियरिंग कॉलेज में। वहीं वो भोजन करेंगे, आराम करेंगे, फिर वो आगे चलेगी, रिफाइनरी को क्रॉस करेगी। रिफाइनरी क्रॉस करने के बाद उनका रात्रि विश्राम बाद में है और उसके बाद वो कल मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र में वो प्रवेश करेगी। सर, मैं आपसे पूछूंगी दूसरा सवाल जो है कि इस यात्रा का जो नाम है वो एक कदम गांधी के साथ, जी, इसका क्या मतलब जो रखा है, इसका उद्देश्य क्या रहा है इस यात्रा का नाम? क्योंकि इससे सर एक सवाल सुन लीजिए, क्योंकि इससे पहले जब राहुल गांधी की यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, वो हमने देखी थी 6700 किलोमीटर की करीबन वो यात्रा थी, लंबी यात्रा थी। लेकिन उसमें हम जो जमीनी हकीकत देखने को मिली वो ये मिली कि राहुल गांधी जी जिस स्टेट से निकले तो उनके जो गठबंधन के साथी थे कुछ उनसे नाराज हो गए, कुछ ने गठबंधन को तोड़ दिया। उस यात्रा का कुछ समीकरण बिगड़ता बनता दिखता रहा, कुछ कि हम नफरत को हटा रहे हैं, मोहब्बत को फैला रहे हैं, लेकिन धरातल पर वो चीज नजर नहीं आई सर। जी देखिए, ऐसा है, जब देश और उत्तर प्रदेश सांप्रदायिकता के उन्माद से भरा हुआ हो जी, और लोगों में भटकाव की सी स्थिति हो जी, एक तरफ बम ब्लास्ट हो रहे हैं, एक तरफ यात्रा निकल रही है इनकी बागेश्वर धाम वालों की मथुरा के लिए, वृंदावन के लिए जी, दूसरी तरफ बिहार के चुनाव हो रहे हैं जी, लोगों का दिमाग अस्थिर किया जा रहा है कि वो इधर देखें या उधर देखें, और एक कंफ्यूजन की सी स्थिति पैदा कर दी गई है। तो ऐसे में एक कदम गांधी के साथ गांधी जी ने अपने सोटे और लंगोटे के बलबूते पर अहिंसक आंदोलन चलाकर अंग्रेजों को जिस तरह से भारत से बाहर किया, वो आजकल की जनरेशन भूल चुकी है। और उनको ये नहीं पता कि गांधी की सार्थकता क्या थी, गांधी क्या थे, और गांधी जी की उस अहिंसक विचारधारा, शांति की विचारधारा और देश को एकजुट करने की विचारधारा की सोच क्या थी, वो आजकल की युवा पीढ़ी को ज्ञात नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप ये कहने की भी कोशिश कर रहे हैं कि जो धीरेन्द्र शास्त्री जी की यात्रा है उसमें जो मुद्दा है वो है हिंदू राष्ट्र, और जो गांधी जी की जो जिस यात्रा का जो आप जिक्र कर रहे हैं वो ये है कि सबको साथ लेकर चलना। जी, आप ये बताइए कि देश विभिन्नता में एकता का हमारा हिंदुस्तान है, विभिन्न जाति बिरादरी के लोग रहते हैं। हिंदू, हमारा राष्ट्रीय गान में भी है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, एक यही तो सोच है पूरे देश की। और इसी सोच ने हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने पूरे देश की सारी रियासतों को खत्म करके देश को एक सूत्र में बांधा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। तो आप ये बताइए कि ठीक है, हम भी हिंदू हैं, सनातनी धर्म हिंदू है, हमारे घर में मंदिर है, हम 3 टाइम पूजा करते हैं, मेरी पत्नी करती है, मेरे बच्चे करते हैं, परंतु जब आप हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं तो इस देश में कैसे संभव है? इस देश में तो सबको साथ लेंगे तब चलेंगे, ये सिर्फ राजनीतिक स्टंट है।
वोटों को पोलराइजेशन करने का तरीका है। उत्तर प्रदेश में 1 साल बाद चुनाव है, बिहार में चुनाव होके हुए हैं, ये जीते हैं, जिस तरह से भी जीते हैं वो बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। मेरा आपसे अगला सवाल यही था कि जो बिहार में चुनाव हुए हैं सर जी, उसमें कांग्रेस का जो, देखिए ये तो इनका तो सेटिंग गेटिंग का मामला है। इस बात को एक बार बताइए, इन्होंने 101 सीट ली और 95 पे भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत रहे हैं। इनके 96 लाख वोट और इनकी 91 सीटें, 91-92 सीटें। नीतीश कुमार की 90 लाख वोट और वो 73 या 79 कुछ सीटें जीत रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी की 1 करोड़ 80 लाख वोट और वो 25 सीटें जीत रहे हैं, 25 सीटें जीत रहे हैं। और कांग्रेस को तो इन्होंने हंसी पे लगा दिया। राहुल गांधी जी की इतनी जबरदस्त शो रहा, इतने जबरदस्त राहुल गांधी पूरे बिहार में रहा। बोले अच्छा, इनको बहुत पीड़ा याद आती है कि जब ये लोकसभा में 2 थे और बार बार हम लोग इनको कहते हैं कि आपके पास भी तो 2 ही सांसद थे। तो इनको ये जो आरएसएस विचारधारा है, जो ये वर्तमान में सरकार है, तो इसको ये 2 सीटों की बात बराबर कचोटती है और वो कोशिश ये करते हैं कि कांग्रेस को भी 2 ही सीटों पे लाके समेट दें। तो ये सारा मैनिपुलेशन है और वोट चोरी का 100% मैं आरोप लगाता हूँ। स्थिति क्या है कि इतना साइफनिंग ऑफ द वोट, एकदम चुनाव पलट जाना, इलेक्शन से 1 दिन पहले बॉम्ब ब्लास्ट होना, प्रधानमंत्री जी का भूटान जाना, फिर इसके अलावा पूरे देश में एक अजीब सा माहौल पैदा करना। हरियाणा से कपिल सिब्बल साहब ने कहा कई ट्रेनें भर के बिहार गई। तो आपको पता ही है कि एक घर में राहुल गांधी जी ने ये से भी सिद्ध किया जाएगा, उन्होंने हरियाणा के केस में सिद्ध किया। पर माना ही जाता है जो जीता वो सिकंदर। अब आप पीटते रहिए, 5 साल ये जीत के बैठे रहेंगे। पर वहां के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, जो जमीनी हकीकत को देख रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का जो खेल थोड़ा खराब करा है, वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी इस चीज के दोषी हैं कि उन्होंने थोड़ा सा सीटों को लेकर या उनके अंदर कुछ इनसिक्योरिटी थी इस वजह से। नॉट दैट, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि 25 सीटें तेजस्वी की आना वो राहुल गांधी नहीं खराब कर सकते। कहा तो तेजस्वी सरकार बनाने की बात कर रहे थे, राहुल गांधी जी तो दिखे ही नहीं फिर उसके बाद। देखिए, राहुल गांधी जी एक राष्ट्रीय नेता है, वो हम मान सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री तो प्रधानी के चुनाव में भी चले जाएंगे। प्रधानी एक प्रोटोकॉल होता है, प्रधानमंत्री किस लेवल के चुनाव पे जाएंगे। तो वो एक हमारे तमाम प्रधानमंत्री रहे, हमने 65 साल राज किया, तो हमारे प्रधानमंत्री छोटे चुनाव में राज्य पूरे उत्तर, जैसे बिहार का चुनाव था तो 2 रैलीज हमारे प्रधानमंत्री करते थे। और ये अमित शाह की रैलियों की अगर हम आंकड़ा देखें और राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव की अगर रैलियों का आंकड़ा देखें तो सर जमीन और आसमान का अंतर है सर। रैलियां है ही नहीं उनकी तरफ से, कार्यकर्ता वहां मौजूद ही नहीं है। इलेक्शन हो रहे, वोटिंग हो रहे, ना राहुल गांधी ना प्रियंका गांधी, कोई है ही नहीं सर। देखिए, वोटों के टाइम पे कार्यकर्ता इससे नाराज हैं। देखिए, वोटों के टाइम पे नेता नहीं जाया करते। रैली भी तो कैंपेन तो जबरदस्त हुआ, रैली तो तेजस्वी भी नहीं रैलीज हुई। अब रैली दिखाने देंगे। देखिए, फिर वो आपसे कहूंगा, ये गोदी मीडिया है, ये हमारा जो है कुछ दिखाता ही नहीं है। हम कुछ भी करते रहे, हम धरना कर ले, वो दिखाएगा। मैं इंतजार कर रही थी इस शब्द का। तो जब गोदी मीडिया जब हमें दिखाएगा ही नहीं, हमें कह देगा कि कांग्रेस ने रैली नहीं करी, जेडीयू तेजस्वी यादव ने रैली नहीं करी, खूब रैलियां करी, दिखाए तो सही। ये तो इनका तो एक सेट पैटर्न है और ये जो फिल्म जो बनाते हैं उसमें विपक्षियों को बिल्कुल उड़ा देते हैं और सिर्फ अपना ही अपना दिखाते हैं। तो ये आप मुझसे खुला कहलवा रही है, इनका तो खुला खेल फर्रुखाबादी है और सबको पता है ये चुनाव छत्तीसगढ़ में कैसे जीते है। ये तो कांग्रेस के लिए इसलिए कह देते हैं कि जैसे हिमाचल, जैसे हम दया के पात्रों आपको दे दिया, कर्नाटका आपको दे दिया, एक और राज्य है हमारा हिमाचल, कर्नाटका और कौन सा है भाई तीसरा राज्य और है, नहीं मैं आप ही से सुनूंगी। तेलंगाना है। तो ऐसा लगता है कि हम दया के पात्र हैं, उनके रहमो करम पे जी रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये सब मैनिपुलेशंस है। मेजोरिटी ये जीत के बैठते हैं और 2-4 हमें करते हैं, यार विपक्ष तो रहे, इनको थोड़ा बहुत दे दो जिससे शोर ना मचाए। तो ये इस तरह की हुकूमत हो रही है
ये राज्य तो ब्रिटिश राज्यों से भी बेकार है, इतनी भयंकर तानाशाही है, आप कुछ कर नहीं सकते। पर अब आप गांधी जी पे लौट के आइए, तो ये तो बहुत लंबी पटकथा है और इस पटकथा को मैं कहने बैठूंगा तो शाम तक ये चलती रहेगी। तो इसलिए गांधी जी की यात्रा जो प्रासंगिक है आज के समय में कि एक कदम गांधी जी के साथ, गांधी जी का तात्पर्य का मतलब है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, मैं आपसे बात करता हूं, तो सबको साथ लेके हम इस राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, ना कि खाली हिंदुओं को लेके आप इस राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। इस तरह की जो ये परियोजनाएं बना रहे हैं, जिस तरह की बड़ी बड़ी यात्राएं ये निकाल रहे हैं, ये सब गुमराह करने का तरीका है। सर आखिरी सवाल मैं पूछूंगी कि यात्रा को लेकर आपने बहुत कुछ बताया, हमने समझा। दूसरा मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो भी पॉलिटिकल नजरिए से अगर हम कांग्रेस को देखें और जो बिहार में जिस तरीके से भी हुआ है, तो आपकी रणनीति किस तरीके से रहनी चाहिए? अगर आपको मैं एज अ गार्जियन, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं कांग्रेस के साथ, तो अगर एज अ गार्जियन अगर आप कुछ सलाह देना चाहें, क्योंकि राहुल गांधी ठीक है बड़े नेता है लेकिन उम्र में आपसे छोटे हैं, तो क्या सलाह होगी सर? देखिए, बड़ा फोकस करके इस हार पे चिंतन किया जा रहा है। खरगे साहब ने तत्कालिक प्रभाव से एक बैठक दिल्ली में बुलाई जिसमें सबसे सलाह मशवरा किया। अभी इस पे मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हमारे पास प्रबुद्ध नेता नहीं है, हमारे पास बहुत इंटेलिजेंट और बहुत काबिल नेता है। पर जब काबिलियत तो धरी रह जाती है जब सारे मैनिपुलेशन सामने वाले करते हैं, हेरा फेरी करते हैं, वोट चोरी करते हैं, तो उसकी स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। संगठन में परिवर्तन होने चाहिए। उत्तर प्रदेश के चुनाव सिर पर हैं, उसके लिए भी हमें रणनीति बनानी होगी, क्योंकि ये इस्तीफा तो देने वाले हैं नहीं, सत्ता में बैठ गए तो 5 साल राज करेंगे, परंतु हमें आगे के लिए सावधान होना पड़ेगा और ऐसी रणनीति बनानी होगी कि इनको हम हेरा फेरी ना करने दें, समझे? तो ये तो हेरा फेरी से सत्ता में बैठते हैं, इनके अंधभक्त माने ना माने, क्योंकि अंधभक्तों की संख्या बहुत बढ़ चुकी है। पढ़े लिखे लोग भी अंधभक्त हैं, उनके भी समझ में नहीं आता ये सब क्या हो रहा है। बस वो पढ़े लिखे लोग भी अंगूठा छाप की तरह काम कर रहे हैं, तो समझ में नहीं आता इन लोगों ने क्या मिसमराइज कर रखा है, क्या हिप्नोटाइज कर रखा है। महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, महिला सुरक्षा कोई मुद्दा नहीं है, विकास कोई मुद्दा नहीं है, और ये आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मोदीकरण कह लीजिए, वो कोई मुद्दा नहीं है। बिजली के रेट बढ़ रहे हैं, वो कोई मुद्दा नहीं है। आपके पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, वो कोई मुद्दा नहीं है। युवा पीढ़ी को एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा, वो कोई मुद्दा नहीं है। बस चुनाव से पहले महिलाओं के अकाउंट में 12,000 रुपए डाल दिए, वो भी सरकारी पैसा, और उससे वोट बटोर रहे हैं। तो स्थिति क्या है, सबको अपेरेंटली सामने दिख रहा है कि क्या गड़बड़ झाला है। हम तो उसी दिन समझ गए जब महिलाओं के अकाउंट में इन्होंने 12,000 रुपए डाले। मैंने कहा देखिए 12,000 रुपए में ये महिलाओं को दिमाग को मोड़ दें। तो वो तो ये बोल रहे हैं कि तो वेलफेयर योजना है वुमेन्स को। अरे वेलफेयर योजना को इलेक्शन के टाइम में क्यों यूज कर रहे हैं? ये तो यदि आप देखें कि इलेक्शन प्रोटोकॉल के खिलाफ है कि आप लोगों का दिमाग बदलने के लिए इलेक्शन के टाइम से कुछ पहले पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर। अरे आप 2 महीने पहले करते हैं ना, तो मान जानते हैं कि ये वेलफेयर कर रहे हैं, आप वोट वेलफेयर का काम कर रहे हैं और वोटों को मिसमराइज करने का काम कर रहे हैं। तो आप तो सरकारी योजनाओं का इलेक्शन में उठाना चाहिए लाभ, बट इलेक्शन के टाइम पे तो नहीं उठाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, थैंक यू।